नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब टाइमली हमारे क्लासेस चलेंगे। अब क्या है, अब आज का जो लेक्चर 3 है, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ना शुरू किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन-कौन से दिक्कत हो जाती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका पेट उससे संबंधित है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है आपके मुँह से लेकर के आपके आंतों तक मल जहाँ से पास होता है, वो सारे जो ऑर्गन्स है, बीच बीच में सारे ऑर्गन्स आएंगे, वो सब के सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो हमने शुरुआत कहाँ से किया था? हमने ओरल कैविटी से, यानी कि हमारे मुंह से शुरुआत किया था। क्यों? क्योंकि हम मुंह से खाना खाते हैं। अब ये है लेक्चर 3। लेक्चर 3 किस चीज़ का है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। क्या किस चीज़ का है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि स्पेशली मैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए पढ़ाती हूँ। और आप लोगों को ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्लासेस के टाइमिंग जो है वो अब मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जा कर के मैंने आपको शेयर किया है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो लेक्चर है रात में 9 बजे आएंगे, और एमएसएन जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए, नर्सेस के लिए है, वो शाम में 6 बजे यूट्यूब पर आएंगे और बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन की टाइमिंग है 11 से 3 बजे तक। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है स्टडी में, फिर आप फ़ोन कीजिए, ठीक है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर 3 को, और हमने ओरल कैविटी से शुरुआत की थी। तो उसमें हमने दांतों में क्या क्या दिक्कत हो जाती है वो हमने समझा था। आज जीभ में क्या क्या दिक्कत हो जाती है हम वो समझ लेते हैं। अब देखिए, कोई बच्चा है और वो इस तरीके से जीभ बाहर निकाल करके सो रहा है, बहुत अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, लेकिन अगर आपको जानकारी है फिर आप पकड़ लेंगे, लेकिन जानकारी नहीं है तो फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। अब क्या होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको हेजिटेशन महसूस होगा लोगों के सामने बोलने में। अब जीभ में दिक्कत है तो स्पेशली हम क्या मानते हैं? हम मानते क्या है कि जब भी आपके जीभ में दिक्कत होता है तो बोलने की समस्या पैदा होती है। लेकिन बच्चा ऐसा सोता है, जीभ निकाल करके ऐसे बच्चे सोते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप देखें कि बच्चा जीभ अंदर कर ही नहीं पा रहा है और लगातार इसी तरह उसका जीभ बाहर है और इस तरीके से आधा है, देख रहे हैं आप, और इस तरीके से वो उठा भी नहीं पा रहा है, बच्चा ज़्यादा जीभ को ट्विस्ट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। अब वो दिक्कत कौन सी है? यानी कि इस लेक्चर में हम छोटे छोटे दिक्कत जो कि जीभ से संबंधित है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लंबे लंबे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो छोटी दिक्कतें होती है, जो शायद जानकारी के अभाव में आप नहीं समझ पाते हैं, उसको हम समझेंगे। अब पेशेंट आपके पास आया है, चाहे आपके घर में बच्चा हो या फिर आपके आस पड़ोस में हो या फिर आप किसी भी बच्चे को देख रहे हैं, लेकिन बच्चे का जो जीभ है वो किस तरीके से है? बच्चे का जीभ आप देखिए इस तरीके से है। अब ये क्या है? बच्चे का जीभ अपनी साइज से छोटा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका जीभ नॉर्मल है तो वो आप अच्छे से आप बोल पाओगे, आप देखेंगे कि बच्चा बोल रहा है, कुछ ना कुछ बच्चा बोल रहा है, चाहे वो रो रहा है तो क्या हो रहा है कि जीभ उसके हिल रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चा इस तरीके से है और बच्चे के मुंह से लार आ रही है, तो यहाँ पर एक संभावना यह है, क्या संभावना है? कि ये जो बच्चे का जीभ है ना, ये फिर साइज से छोटा है। अब इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं माइक्रोग्लॉसिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लॉसिया। और इसमें आप सर्जरी करके जीभ को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जीभ का जो टिश्यू है वो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, ये वो जन्म से ही छोटा है। जो जन्म से विकार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, मतलब जन्म से ही उस बच्चे में ये दिक्कत है। अब ये जो माइक्रोग्लॉसिया है, जिसमें जीभ छोटी होती है, इसमें आप क्या कर सकते हो? जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरीके से शब्दों को बोलना है, किस तरीके से इनको टंग को ट्विस्ट करना है, एक्सरसाइजेस होते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगी आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम इसके टंग के एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सर्जिकली हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम सभी को जानकारी होना चाहिए। अब दूसरा क्या है? दूसरा है मैक्रोग्लॉसिया।
इसमें जो टंग की साइज होती है, जो जीभ की साइज होती है, वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ी होती है। अब देखिए जीभ कितना लंबा है। अब जीभ लंबा होने की वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पाता है आपके ओरल कैविटी में। और क्या होता है, अब जीभ लंबा है और उसका जो प्रेशर है वो भी आपके दांतों पे पड़ता है, तो यहाँ भी बोलने में और स्पेशली निगलने में दिक्कत महसूस हो सकता है। अब ये भी कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब जन्म से ये समस्या है। और अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर बच्चे को मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है, इसका मतलब है कि जब बच्चा ज़्यादा बढ़ने लगे, ग्रोथ हार्मोन उसके बॉडी में ज़्यादा बनने लगे, तो ये दिक्कत हो सकती है। या फिर जब यहाँ पे टंग हिमेंजियोमा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जीभ में आप देखोगे कि लाल लाल टाइप का कुछ एक खून का गुच्छा टाइप का, जैसे आपकी नसें होती है, बिल्कुल लाल सा यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का इकट्ठा हो रखा है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मेडिकल टर्म में टंग मतलब जीभ और हिमेंजियोमा हम उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनती है बॉडी में तो बच्चे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, जितना उसका उम्र है उससे ज़्यादा वो बढ़ने लगेगा, हाथ पैर उसके लंबे होने लगेंगे। तो इसमें भी एक समस्या ये है कि जीभ का साइज लंबा हो सकता है अगर बच्चा पेट में है। किसी औरत के पेट में बच्चा है, ठीक है, किसी लेडी के पेट में है, और वहाँ पर उसको पिट्यूटरी ग्लैंड में फिर दिक्कत हो गई है, तो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब है ग्रंथि है, और वो फिर ग्रोथ हार्मोन जिससे हम बढ़ते हैं, वो हार्मोन हमारे बॉडी में होती है और होना भी चाहिए। लेकिन जब उस हार्मोन में दिक्कत हो जाता है, जब ये ग्लैंड ज़्यादा उस हार्मोन को निकालने लगती है, तो जीभ लंबे होने की समस्या पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा कि एक में जीभ छोटा हो सकता है और एक में जीभ लंबा हो सकता है। जब लंबा होगा तो हम उसको मैक्रोग्लोसिया बोलेंगे। और एक और चीज़ है, जिस भी व्यक्ति को बेक्विस्ट हाइपोग्लाइसेमिक सिंड्रोम है, इसका मतलब है कि ये भी एक टाइप से ग्रोथ डिसऑर्डर है, जिसमें एक हाथ बड़ा रहता है, एक हाथ छोटा हो जाता है, एक पैर आपका बड़ा हो जाएगा, एक पैर आपका छोटा हो जाएगा, आप अचानक से आपकी बॉडी की साइज इधर उधर होने लगती है, दोनों लगभग बराबर नहीं रहता है। उस कंडीशन में भी ये जीभ लंबे होने की समस्या पैदा हो सकता है। इलाज क्या है, सर्जिकली आप क्या कर सकते हो, सर्जिकली इस टंग को काट करके हटा सकते हैं। लेकिन जब जीभ छोटा था तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इस जीभ को जितनी साइज होनी चाहिए हम उतना कर सकते हैं, उसको कट करके, जो हम कट करके निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग। तो इतना समझ में आ गया कि जब भी ऐसी समस्या होगी तो क्या करना है, तो सर्जिकली आपको ट्रीटमेंट चाहिए। अब तीसरा है एंकाइलोग्लोसिया। अब मैंने इसके बगल में ही लिख दिया, इसमें जीभ चिपकी हुई होती है। अब जीभ चिपकी हुई होने का क्या मतलब है, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप जीभ को उठाते हो, तो जब हम जीभ को उठाते हैं तो उसके अंदर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, और ये देखिए ये एक बीच में आपको एक लेयर दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। ये नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रेनुलम है ये छोटा होता है। जब यहाँ पे आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को एंकाइलोग्लोसिया है, इसका मतलब है कि जीभ के नीचे का जो ये वाला जो है आपका जो बीच में जो कि ज्वाइंट करता है आपके मुंह से जीभ को, वो छोटा होता है साइज में, इसीलिए जीभ चिपकी हुई होती है। और जीभ का जो प्रेशर है वो आपकी दांतों पे भी पड़ता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दांत भी अलग अलग हो जाते हैं, तो हम इसी को फ्रेनुलम बोलते हैं। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें डिजीज पढ़ना है तो हमें ये जानना होगा कि जीभ का फ्रेनुलम अगर छोटा हो जाए, उस कंडीशन में एंकाइलोग्लोसिया हो जाता है, और हम इसको टंग टाई भी बोलते हैं। टाई का मतलब होता है बंधा हुआ किसी चीज से, तो वो बिल्कुल प्रेशर होता है और दांत के ऊपर प्रेशर लगता है, खाने में, निगलने में, बोलने में दिक्कत महसूस होती है। अब क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति में ये वाली समस्या है उसको हकलाने की समस्या होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टटरिंग, और उसको तुतलाने की समस्या होगी, मतलब वो सही से क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पाएगा, उसको हम बोलते हैं लिस्पिंग। अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, अगर कोई तुतलाएगा तो उसको हम बोलेंगे लिस्पिंग, और अगर कोई हकलाएगा बोलने के टाइम में तो अंग्रेजी में हम उसको स्टटरिंग बोलते हैं। तो जिस भी व्यक्ति में ये वाली समस्या है एंकाइलोग्लोसिया की, उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक तो कि फ्रेनुलम छोटा है, उसी को मेडिकल टर्म में हमने ये बोला है, और उस व्यक्ति में ये चीज़ें होंगी, लेकिन एक्सरसाइजेस की वजह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी के माध्यम से आप
आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा ये वाली समस्या होती है। अब देखिए बच्चे में कैसे दिखेगा, बच्चे जब रोएंगे ना तो यहाँ पे ये चीज छोटा आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखना है सारी चीजें मुश्किल नहीं है। आपको लगता है कि अंग्रेजी में अलका मैम लिख रही है इसका मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है। आप अगर सिर्फ मेरे लेक्चर को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज यूं ही हो जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि नोट्स अगर आप खुद से बनाते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको उस टाइम में याद हो जाएगा। अपने काम को इस तरीके से आप कीजिए कि वो जुनून बन जाए, और जब तक आप उस काम को करेंगे जुनून के साथ, एक दिन वो आपकी कहानी लिख देगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपने सपनों के लिए काम कीजिए, खुद के लिए काम कीजिए, अपने फैमिली के लिए काम कीजिए। आप बड़े हैं अगर घर में या फिर छोटे हैं, आपका फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, और अगर हम इस कंडीशन में हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट जनरेशन को कोई तकलीफ ना हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए, चलिए हम आते हैं वापस से, उसके बाद क्लेफ्ट टंग। अब हम सबको पता है, यहाँ पे पिक्चर्स मैंने नहीं लगाया है, मुझे मिला भी नहीं है, टाइम नहीं था इस वजह से। तो क्लेफ्ट टंग में क्या होता है कि जो आपका जीभ है वो कटा हुआ होता है बीच से। ये तो कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि फटा हुआ टाइप का है, लेकिन क्लेफ्ट टंग में क्या होता है कि जीभ कटा होता है या फिर बीच से भी कटा होता है, और बीच से बहुत गड्ढा टाइप का भी होता है। अब उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सर्जरी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और अगर हम देखें किसी भी बच्चे को अगर ओरो फेशियल डिजिटल सिंड्रोम है, इसका मतलब है कि आपके लिप्स में, दांत में, टंग में, जबड़े में या फिर आपकी उंगलियों में अगर कोई गड़बड़ी आती है, उस सारे डिजीज को साथ में हम क्या बोलते हैं, ओरो फेशियल डिजिटल सिंड्रोम, जो कि जन्म से ये देखा जाता है। अब क्लिफ्ट टंग का मतलब यही है कि आपका जो जीभ है वो कटा हुआ है। किसी भी बच्चे को जब आप देखते हो तो हम उसको सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक और समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं फिशर्ड टंग। अब इसमें क्या होता है, आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ना कि होंठ बिल्कुल फटा फटा सा है, कहीं कहीं से फटा फटा सा है, और बीच वाला पोर्शन ज़्यादा आपको गड्ढे टाइप का दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिशर्ड टंग बोलेंगे। इसमें दर्द महसूस नहीं होता है पेशेंट को, जिसको भी है उसके मुंह से बदबू आएगी और दर्द उसको महसूस नहीं होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएंगे और खाना अगर इसमें फंस गया, फिर आपको अच्छे से साफ करना होगा, वरना बैक्टीरिया मुंह में पनपेंगे जिससे आपके दांत भी खराब होंगे, आपका टंग यानी कि ये पेनफुल हो सकता है अगर बैक्टीरिया यहाँ पे आए, और यहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जब भी फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको इलाज करवाना चाहिए। और फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकेन्स जो कि फंगस है, कैंडिडा अक्सर यही पैदा करते हैं, कैंडिडा एल्बिकेन्स। फिशर टंग को हम एक और अलग नाम से क्या बोलेंगे, स्क्रॉटल टंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्रॉटल टंग। अब स्क्रॉटल का मतलब क्या होता है, स्क्रॉटल का मतलब है कि जो स्क्रॉटम टाइप का दिख रहा है। तो ये जो जीभ है इसमें इस प्रकार की दिक्कत भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी के जीभ में इस टाइप का हल्का सा बीच में दाग है। अब ये दाग कब आया, क्यों आया, कैसे आया, जब यह आदमी या फिर कोई बच्चा जब पेट में होता है अपनी माँ के, उसी टाइम में जब जीभ बन रहा होता है पेट में, उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में ट्यूबरक्युलम इम्पेयर्ड जो है वो बीच में फूला हुआ सा रहता है। अब जब बच्चे का विकास होता है तो ये जो ट्यूबरक्युलम है इसको गायब हो जाना है, जुड़ने के बाद टंग जुड़ता है तो उसको गायब हो जाना है। लेकिन कभी कभी कुछ एबनॉर्मेलिटीज की वजह से बच्चे का विकास होता है, टंग जुड़ जाता है, लेकिन ये बीच वाला चीज गायब नहीं होता है। पेट के अंदर में कोई बच्चा अगर है और उसके यहाँ पे इस तरीके का है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होगा इसको गायब हो जाना है। जब पेट में गायब नहीं हुआ इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मेलिटीज है बच्चे में। अब आप बड़े हो गए, आपने देखा ध्यान से कि हाँ मेरे जीभ में कुछ इस टाइप का है, इसका मतलब है कि आपको कॉन्जेनाइटल एक समस्या है, और उस समस्या का नाम क्या है, मेडियन रेम्बोइड ग्लोसाइटिस। क्या है, मेडियन मतलब बीच में, रम्बोइड ग्लोसाइटिस मतलब धब्बा टाइप का बना हुआ है। अब ये क्या है, यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बाद में ऐसा देखने को मिल सकता है। और वो जो फंगल इन्फेक्शन है कौन फैलाता है, वो फंगल इन्फेक्शन आपका कैंडिडा एल्बिकेन्स फैलाते हैं। और ये समस्या पुरुषों में 3 गुना ज्यादा पाई जाती है महिलाओं की अपेक्षा। इतना समझ में आ रहा है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन
अगर फंगल इन्फेक्शन है उसका हम इलाज कर सकते हैं। और आपको इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको अपने बॉडी को देखते रहना है, आपको अपने बॉडी को जांचते रहना है कि आपके बॉडी में कोई समस्या तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। आपको अगर जानकारी नहीं होगी, फिर अगर आपके बच्चे को ये सारी समस्या है, ये इतना बारीक समस्या है कि अगर आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। फिर क्या होगा, जब वो बच्चा बड़ा होगा फिर वो बोलेगा मैं ही क्यों हकलाता हूँ। जब वो कहीं पे जाएगा उसका मजाक बनेगा। मुझे कॉल भी एक आया था जो पूछ रहे थे कि मैं बोलने से पहले हकलाता हूँ। एक ये होता है कि जब आप हकलाते हो तो उस टाइम में आप स्ट्रेस में रहते हो, उस वजह से हकलाते हो। दूसरा ये कि आपको जन्म से दिक्कत है, अगर उस बच्चे के माँ बाप जागरूक रहे और बच्चे को देखे कि बच्चा मेरा कैसा है, बच्चे का सब चीज़ ठीक है या फिर नहीं है, और अगर उनको पता हो कि हाँ ये चीज़ें गड़बड़ होती है, टंग में ऐसा ऐसा दिक्कत होता है, तो उस टाइम में वो एक्शन लेंगे तो बच्चे का जीवन ठीक हो जाएगा। बाद में बच्चा जा कर के डिप्रेशन में नहीं रहेगा, बाद में बच्चा ये सवाल नहीं पूछेगा कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों हकलाता हूँ, दूसरे क्यों नहीं हकलाते हैं। लोग उनका मजाक नहीं बनाएंगे। और सबसे पहली बात कि जो मजाक बनाते हैं उनको पहले ये समझना है कि ये चीज़ दिक्कत होती है, ये बच्चे का कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे आप मेडिकल लाइन से हो या फिर आप नहीं हो। आप इस चीज़ को समझते नहीं है कि मेडिकल लाइन से जो भी जानकारी है वो एक आम आदमी को भी होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 40% तो आपको होना चाहिए। आपको मेडिकल टर्म्स भले याद ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक समस्या है और ये ठीक हो सकता है, और अगर ठीक होगा तो किस तरीके से ठीक होगा। एटलीस्ट आप एक्शन ले पाएंगे, अपने बच्चों का जीवन आप बर्बाद नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्रॉब्लम बहुत मिनिमम होता है और बाद में जाकर के वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तक पहुंच जाता है। और इसमें गलती किसकी होती है? जानकारी के अभाव में माँ बाप की गलती होती है। आपको एजुकेशन चाहिए तो आपको खुद को भी एजुकेट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और डू यू नो सीरीज 1 जो है वो पहले वाले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। उसमें 10 वीडियो है आपको जागरूक होने के लिए, वो 10 वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको अगर सच में लगता है कि आपको जागरूक होना है तो आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।